2016 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जिसका नाम ब्रेक थ्रू स्टारशॉट होता है और जिसका काम हमारे सबसे पास के पहचाने गए एक ऐसे एक्सोप्लैनेट के पास जाना जहां पर एलियन मिल सके और पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजा जाए और एलियन जैसी संभावनाओं को जिंदा किया जाए। इसलिए इस प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज शामिल होते हैं, जिनमें आज की सदी के सबसे बड़े भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग भी शामिल थे। इसके साथ फिलैंथ्रोपिस्ट यूरी मिलनर और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी थे। और फिर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च तो कर दिया जाता है, लेकिन ये बेहद ही मुश्किल प्रोजेक्ट होता है क्योंकि जो ये सैटेलाइट भेजना चाहते थे उसका आकार एक कंप्यूटर चिप के बराबर है, जो कि बहुत ही छोटा और पतला है। और उस चिप को लाइट बीम के द्वारा भेजा जाएगा और जिसके लिए लेजर बीम का यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लेजर पार्टिकल होंगे वो काफी डेंस होंगे और उसके द्वारा ही चिप स्पेस में जाएगा और उसकी स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के 20% तक होगा। और इस कंडीशन में हम अपने पास के एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी तक 20 सालों में पहुंच जाएंगे। और जिस दिन ये सैटेलाइट वहां पहुंचेगी, शायद उस दिन इंसान किसी एलियन को देख पाए। और आज की infinitystream.tv की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर अभी तक कौन कौन से एक्सोप्लैनेट हैं जहां पर हम एलियन को ढूंढ सकते हैं। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। तो बात ऐसी है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें हर तरफ हरा भरा जीवन दिखाई देता है और जल दिखाई देता है और जीवन फलता फूलता दिखाई देता है और चारों तरफ सूरज की लाइट फैली हुई दिखाई देती है। लेकिन ये सब होने के लिए धरती सबसे भाग्यशाली थी, क्योंकि धरती अन्य ग्रहों से सबसे अलग थी। क्योंकि हमारे सोलर प्लैनेट पे या तो सभी प्लैनेट बहुत गर्म है क्योंकि वो सूरज के बहुत पास है, या फिर सूरज से बहुत दूर होने की वजह से बहुत ज्यादा ठंडे थे। लेकिन हमारी पृथ्वी बहुत लकी थी जिसने अपना आशियाना सूरज से इतनी दूरी पर बनाया जहां पर ना तो सूरज की रोशनी ज्यादा थी, ना ही बहुत ज्यादा गर्म थी। और इसी वजह से यहाँ का पानी लिक्विड में बदल पाया और उसी की वजह से जीवन पनप पाया और उसी की वजह से हम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों को बनने के लिए बहुत सारे लक की जरूरत है, जिसमें से सबसे पहला है कि हमारी धरती के हिसाब से सूरज की दूरी और उतनी मात्रा में प्रकाश की उपलब्धता, और फिर उस प्लैनेट पर पानी का मौजूद होना ताकि वहां पर हमारी धरती जैसी कंडीशन बन सके। तो आइए मिलते हैं अपने सबसे नजदीकी और सबसे संभावित एक्सोप्लैनेट से, जो कि हमारे सबसे करीब है। 24 अगस्त 2016 को उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसे ग्रह को ढूंढ निकाला है जो आकार में पृथ्वी से 1.3 गुना बड़ा था और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम के लाल तारे का चक्कर लगाता है, जो कि हमसे मात्र 4.2 लाइट ईयर दूर है। और इसकी खास बात यह है कि ये ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर था कि इस पर जीवन संभव हो सके, और इसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम के आधार पर इसे प्रॉक्सिमा बी नाम दिया गया है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी से केवल 75 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी का मात्र 5% है। और इसे अपने तारे का चक्कर लगाने में पृथ्वी की तुलना में 11.2 दिन लगते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हमारे सौर्य मंडल में सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह है तथा सूर्य के बीच की दूरी भी लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी तथा प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी की दूरी से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य जितना बड़ा होता तो ये प्रॉक्सिमा बी की सतह को जलाकर खाक कर देता, पर सौभाग्य से ये आकार में हमारे सूर्य से काफी छोटा तथा मध्यम आकार का है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अपने तारे से 80 लाख किलोमीटर दूरी कम होने के बाद भी पड़ने वाले रेडिएशन की मात्रा पृथ्वी पे पड़ने वाले रेडिएशन का केवल 62% होगा। अगर इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो इसका तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर ना हो तो इसका टेम्परेचर भी लगभग -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अभी हम ये नहीं जानते कि प्रॉक्सिमा बी पर एटमॉस्फेयर है भी या नहीं। पर अगर इस पर एटमॉस्फेयर मौजूद हुआ तो निश्चित तौर पे इस पर पानी तरल के रूप में मौजूद होगा,
लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि ऐसे ग्रह जो अपने तारे के पास मौजूद होते हैं और अपने शुरुआती दिनों में इतने गर्म होते हैं कि उसमें मौजूद पानी वेपर बनकर भाप बनकर अपनी सौरमंडल में चले जाते हैं, तब तो वहां जीवन संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पानी किसी एस्टेरॉइड की मदद से प्लैनेट पर आया हो तो इस पर तरल पानी होने की पूरी संभावना है। और कंप्यूटर मॉडल हमें बताते हैं कि वहां पर पानी तरल रूप में मौजूद है और इस पर एटमॉस्फेयर भी है तथा इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि उसे खतरनाक रेडिएशन से भी बचाता है। लेकिन जब तक हमें इसके कोई सबूत ना मिल जाए तब तक इसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पे कहना सही नहीं है। और कंप्यूटर मॉडल ने तो ये भी अनुमान लगाया है कि ये अपने तारे से काफी करीब होने की वजह से अपने तारे की ग्रेविटी में बहुत बुरी तरह से लॉक हो सकता है। यानी कि हमारे चांद की तरह ही इसका भी एक भाग अपने तारों की ओर रहेगा और दूसरा भाग अंधेरे में होगा। और अगर ये अनुमान सही हुआ तो उसका वो भाग जो तारों की तरफ रहता है वो ज्यादा गर्म रहता होगा और दूसरी तरफ का भाग काफी ठंडा होगा। इसलिए वहां पर सिर्फ एक ही स्थान हो सकता है जहां पर जीवन हो सके और वो स्थान है बॉर्डर लाइन, जहां इसके गर्म तथा ठंडे भाग मिलते हैं, क्योंकि केवल यही वो जगह होगी जहां पर पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। और ग्रह की सभी जानकारी सिमुलेशन मॉडल पर आधारित है। अगर हमें इसके बारे में सच में कुछ जानना है तो हमें इस पर जाना होगा और फिर किसी तरह से इसकी इमेजेस को देखना होगा। और अभी प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा सबसे नजदीकी तारा है जो केवल हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है। इसलिए अगर हम वहां तक पहुंचना चाहे तो भी हमें वहां तक पहुंचने में लाखों साल लगेंगे। इसलिए हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी को बहुत करीब से देख सके। लेकिन अगर ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट सफल होता है तो हम महज 20 सालों के अंदर प्रॉक्सिमा बी को देख पाएंगे। लेकिन वो कब तक सक्सेसफुल हो पाएगा ये हम अभी नहीं जानते। हालांकि पहला एक्सोप्लैनेट जिसका नाम PSR 1257+12 था, जो कि एक पल्सर का चक्कर लगा रहे थे, जिन्हें 1992 में ही खोज लिया गया था, जब इसे अलेक्जेंडर वॉल्स्टन और डेल फ्रेल ने इसे खोजा था और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन आज देखते देखते वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 ऐसे प्लैनेट खोज निकाले हैं जहां पर जीवन हो सकते हैं, जो कि टेस और केपलर टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया था। और जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप आया है तब ये संख्या बढ़कर के लगभग 5000 के आसपास पहुंच गई है जहां पर जीवन हो सकता है। और इसमें लगभग 3979 यानी कि 3979 ऐसे प्लैनेट है जो कि अपने तारों का चक्कर लगा रहे हैं। प्रॉक्सिमा बी के बाद कुछ और भी एक्सोप्लैनेट मिले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम केपलर 62e और 62f है। इसकी खोज 2015 में एम्स रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक ने की, जो कि नासा के अंदर ही कार्य करते थे। और इन्होंने ये जानकारी केपलर टेलीस्कोप की मदद से ली थी। और ये प्लैनेट इसलिए इतने खास थे क्योंकि इनका आकार धरती के बराबर है और वहां पर सबसे ज्यादा पानी है। और ये प्लैनेट ऐसा है कि जहां पर पूरी की पूरी प्लैनेट ही पानी से भरी हुई है। इसको हम आसान भाषा में समझे तो ये प्लैनेट एक फुटबॉल की तरह है जो कि सिर्फ पानी से बना हुआ है, या फिर एक जेली बॉल की तरह है। और ये इसकी सबसे खास बात है क्योंकि अगर वहां पर जीवन होगा तो हमारी धरती की तरह वहां पर इंसान या जानवर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जमीन है और इसीलिए यहाँ पर जीवन है। लेकिन वहां पर जमीन ही नहीं है तो वहां पे अगर जीवन होगा तो वहां के प्राणी मछली की तरह होंगे। और जैसे मछली जल में होती है वैसे ही वहां पर भी जीवन पानी में होगा। और वहां मौजूद एलियन एक जलपरी की तरह दिख सकते हैं। और ग्लीस 667c भी एक रेड ड्वार्फ है जहां पर ऐसे ही एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं जो कि इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि वहां पर लाइट की मात्रा हमारे सूरज के मुकाबले 1.4% ही पहुंचती है। और अगर वहां पर भी जीवन हुआ तो वहां पर मौजूद प्राणियों की आंखें हमसे बड़ी होंगी। और क्योंकि उन्हें किसी चीज को देखने के लिए आंखों में ज्यादा लाइट की जरूरत होगी, क्योंकि उनकी आंखों में हमारी आंखों के कंपैरिजन में बहुत कम लाइट जा पाएगी, इसलिए उनकी आंखों की साइज काफी बड़ी होगी, एकदम उल्लू की तरह। तो तभी वे ज्यादा लाइट को अपनी आंखों में ले पाएंगे और देख पाएंगे।
और 12 जुलाई 2022 में भी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भी एक WASP 96b नाम का एक्सोप्लैनेट खोजा, जो कि हमारी धरती से कई लाइट ईयर दूर है। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम मिले हैं जो कि पानी और ग्रीन प्लैनेट को दर्शाते हैं। और अगर मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो इसमें लगभग 200 बिलियन तारे हैं, और अगर अर्थ के साइज के प्लैनेट की बात करें तो उनकी संख्या 11 बिलियन के आसपास होगी, और 40 बिलियन ऐसे प्लैनेट होंगे कि ड्वार्फ तारों का चक्कर लगा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हर दिन हम 3 नए एक्सोप्लैनेट खोज रहे हैं। और पहले एक्सोप्लैनेट खोजे जाने के बाद वैज्ञानिकों को ये लगा कि इस ब्रह्मांड में और भी एक्सोप्लैनेट होंगे। इसलिए उन्होंने जब कैलकुलेशन की तो उन्हें पता चला कि सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही बहुत सारे ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां पर सच में जीवन हो सकता है। और फिर इसके बाद वैज्ञानिकों ने 2009 में केपलर टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसका मकसद ही एक्सोप्लैनेट को खोजना था। और फिर उसने काफी हद तक काम किया, लेकिन एक्सोप्लैनेट को खोजना इतना आसान नहीं जितना तारों और आकाश गंगाओं को खोजना होता है। क्योंकि तारे और आकाश गंगाएं चमकती है, लेकिन प्लैनेट इनके मुकाबले करोड़ों गुना कम चमकते हैं। इसलिए इन्हें टेलीस्कोप से खोजने में बहुत समस्या होती है। और फिर वैज्ञानिकों को ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत थी जो कि कैसे भी करके उन प्लैनेट को खोज पाए जो कि अंधेरे में हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। इसलिए नासा ने 2018 में एक नया टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसका नाम था टेस, जो कि स्पेसएक्स के फैल्कन रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। और इस रॉकेट का काम भी एक्सोप्लैनेट को खोजना था, और ये काफी एडवांस था। और इसका खोजने का तरीका भी काफी बेहतर था, क्योंकि उन प्लैनेट को डिटेक्ट करता है जो प्लैनेट अपने सूरज के सामने से गुजरते थे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी धरती टेस्ट टेलीस्कोप है और चांद एक एक्सोप्लैनेट है, और दिन में हमें ये चांद नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब ये ग्रहण के समय सूरज के सामने से गुजरता है तब इसको देखना आसान होता है। और ऐसे ही टेस्ट टेलीस्कोप इन सभी प्लैनेट को खोजता है। और सबसे जरूरी ये है कि जब ये प्लैनेट सूरज के सामने से गुजरते हैं तब सूरज की लाइट इन ग्रहों से टकरा करके वापस आती है, जिसकी वजह से उन लाइट को हम प्रिज्म से गुजार कर ये जान सकते हैं कि उस प्लैनेट पर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एटम और मॉलिक्यूल की अपनी एक स्पेक्ट्रम आइडेंटिटी होती है, यानी कि जब कोई लाइट पानी से गुजरेगी तो उसके स्पेक्ट्रम का कलर कुछ और होगा, और अगर कोई लाइट कार्बन से गुजरेगी तो उसका स्पेक्ट्रम लाइन कुछ और होगा। यानी हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन है। और जब ये लाइट वहां से गुजर कर आती है तो हम उन्हीं के द्वारा पता लगा पाते हैं कि आखिर वहां पर कौन से मटेरियल रहे होंगे। और जिस प्लैनेट पर पानी का स्पेक्ट्रम लाइन मिलता है तो ये मान लिया जाता है कि वहां पर जीवन हो सकता है, और उन्हें स्पेशल एक्सोप्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्सोप्लैनेट पर ही जीवन हो, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 में कैलटेक के एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेंटिन बटिंगन और माइक ब्राउन जब प्लैनेट के चारों तरफ लगाने वाले बेल्ट यानी एस्टेरॉइड के बारे में खोज कर रहे थे तो उनका अध्ययन भी कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना है कि बहुत साल पहले इन बड़े एस्टेरॉइड पर भी जीवन पनपा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका बहुत बड़ा रोल है जीवन को जन्म देने में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी धरती पर बहुत से बेहतर धातु यानी कि मेटल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जीवन इतना बेहतर हो पाया है। बिना उसके आज हम इतने बेहतर नहीं हो पाते। लेकिन जब धरती बन रही थी तो उस समय वो इतनी गर्म थी कि पूरी तरह से तरल में लिक्विड में बदल गई थी। इसीलिए जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट थे वो धरती के अंदर धंस गए थे। तो इस हिसाब से जो अर्थ है इस पे कभी भी मेटल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इंसान इन मेटल का यूज बेहिसाब तरीके से कर रहे हैं। तो आखिर ये धातु, ये मेटल आए कहाँ से थे? तो इसका जवाब है एस्टेरॉइड। क्योंकि जब धरती बन रही थी तो उस समय बहुत से एस्टेरॉइड धरती पे गिरे और उन एस्टेरॉइड के अंदर बहुत से खनिज थे और बहुत से अलग मटेरियल थे, जिसकी वजह से जब वे धरती से टकराए तो मेटल जमीन में मिल गए और ये प्रोसेस कई सालों तक चला। और जब धरती ठंडी हुई तो वो सभी मेटल जमीन में मिल गए, जिसकी वजह से आज हमें गोल्ड और अन्य पदार्थ मिल पाए। और कुछ तो थ्योरी इस बात पर भी इशारा करती है कि हमारा ब्रह्मांड जब बना उस समय बहुत से एस्टेरॉइड बने जिनका आकार काफी बड़ा था और उनमें पानी और मिनरल्स की भी मात्रा काफी ज्यादा थी।
इसलिए जब वे हमारी धरती से टकराए तो हमारी धरती पर उनकी वजह से पानी और मिनरल्स आ पाए और जीवन पनप पाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ महीने पहले ही जापान और नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ एस्टेरॉइड के टुकड़ों पर भी शोध किया, तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर अभी भी मिनरल्स मौजूद थे, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन और अन्य मिनरल्स भी थे। इसलिए वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि जिस तरह हमारी धरती से ये टकराकर इन्होंने मिनरल्स दिए होंगे, वैसे ही ये जहां जहां टकराए होंगे वहां पर भी ऐसे ही जीवन पनपा होगा। और इसलिए कैलटेक के एस्ट्रोनॉमर इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उनका ये भी मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट है जो एक एस्टेरॉइड की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसका मास कम होने की वजह से और सूरज से काफी दूरी होने की वजह से उसको सूरज का चक्कर लगाने में काफी समय लगता है। यहाँ तक वैज्ञानिक ये भी सोचते हैं कि उस प्लैनेट को एक चक्कर पूरा करने में हजारों साल लगते हैं, इसलिए उसको ढूंढना मुश्किल है। और इसी काल्पनिक प्लैनेट का नाम प्लैनेट एक्स है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर इस प्लैनेट एक्स को खोजना इतना जरूरी क्यों है? तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्लैनेट काफी पुराने हैं और ये धरती से पहले ही बने थे, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना रही होगी कि वहां पर जीवन पनपा रहा होगा। और जब वहां पर जीवन काफी विकसित हुआ होगा तो एक समय ऐसा आया होगा कि वो हमारी धरती के पास से गुजरे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जीवन आया होगा। इसलिए वैज्ञानिक इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ऐसे ही और प्लैनेट पर जीवन हुआ होगा। अब सबसे जरूरी ये है कि आखिर हमें एक्सोप्लैनेट खोजने पर इतना जोर ही क्यों देना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि एक दिन हमारी अर्थ जीने लायक नहीं रहेगी और सूरज भी एक दिन अपना फ्यूल खत्म करके सुपरनोवा में बदल जाएगा। हालांकि उसमें अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को देखते हुए हमें ऐसे प्लैनेट खोजने होंगे जहां पर जीवन संभव हो सके। इसलिए स्पेस एक्स और नासा, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज लगातार ऐसे मिशन पर काम कर रही है ताकि हम मल्टी प्लैनेटरी हो सके। यहाँ तक स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क स्टारशिप मिशन पर काम कर रहे हैं ताकि उन्हें मार्स पर लेकर जा सके और वहां पर कॉलोनी बसा सके। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग वो 2030 तक इस मिशन को शुरू कर देंगे और इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाएंगे। लेकिन जब इसका पहला ट्रायल हुआ तो वो सफल नहीं रहा है और वो लॉन्च होने के कुछ सेकंड के बाद ही ब्लास्ट हो गया। हालांकि इसके बाद भी उनके इस मिशन को काफी सराहा गया, क्योंकि यही मिशन इंसानों को एक दिन दूसरे ग्रह की सौगात देगा। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि मान लीजिए हमने कोई एक्सोप्लैनेट खोज भी लिया हो, तो भी हम वहां पर कैसे जाएंगे? तो इसका जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास का एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी, जो कि सबसे नजदीक है, और वहां पर पहुंचने में भी हमें कई हजार साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सबसे तेज जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड भी लगभग 3,65,000 किलोमीटर पर आवर है। और अगर हम इसके द्वारा भी एक्सोप्लैनेट पर जाना चाहे तो भी हमें कई हजार साल लग जाएंगे। और सबसे जरूरी ये है कि अगर हम किसी इंसान को उस रॉकेट में भेजना भी चाहे तो भी हजारों साल तक इंसान तो क्या, चट्टान भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम संभावनाओं पर जाएं तो अभी तक तो फिलहाल कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो फ्यूचर में एक्सोप्लैनेट तक हमें लेकर जा सके। जैसे कि वैज्ञानिक वर्म होल की बात करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उसे हम एक ना एक दिन तो खोज ही लेंगे। और वर्म होल की थ्योरी भी आइंस्टाइन की थ्योरी से निकल कर आती है और इसलिए वैज्ञानिक इसकी खोज में बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। वर्तमान के महान वैज्ञानिक मिचियो काकू कहते हैं कि अगर कोई थ्योरी मैथ्स में साबित होती है तो इसका मतलब उसका अस्तित्व है। भले ही उसे आज हम ना खोज पाए, लेकिन जब टेक्निक डेवलप होगी तो उसे ढूंढ लिया जाएगा। तो बात ऐसी है कि वर्म होल स्पेस टाइम का ऐसा छेद है जो कि ब्रह्मांड के 2 लोकेशन को जोड़ता है, क्योंकि उससे डिस्टेंस को तय करना इतना आसान है कि आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है और इसका फ्यूचर में क्या परिणाम होगा हम कुछ कह नहीं सकते। और जब हम कोई एक्सोप्लैनेट देखते हैं तो वो हमसे हजारों और लाखों लाइट ईयर दूर है। इसलिए अब मान लीजिए कि हमने कोई ऐसी दूरबीन बना भी ली जो कि उस प्लैनेट पर मौजूद जीवों को हम देख पाए, तो फिर क्या? जैसे ही हमने उसे देखा तो हमने अपना रॉकेट लिया और निकल गए, या फिर वर्म होल से वहां पर पहुंच गए। लेकिन जब आप वहां पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई जीवन नहीं है, या फिर आपको कोई और जीव दिखाई देंगे।
और तब आप सोचेंगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए है कि जो लाइट या इमेज हमने देखी है उन्हें यहाँ तक आते आते कई हजार साल लग जाते हैं। इसलिए जो इमेज आपको दिखाई देगी वो कई हजारों साल पुरानी होंगी, और जब हम वहाँ पर जाएंगे तो वो सभी जीव खत्म हो चुके होंगे। इसलिए हम वहाँ पर जाना भी चाहे तो भी उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सिर्फ हजारों साल पुराने चित्र को देख रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हम कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, किसी भी प्लैनेट पर हम एलियन को नहीं ढूंढ सकते। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम कैसे एक्सो प्लैनेट पर जा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हम अपने आसपास ही रहने लायक प्लैनेट खोजें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पर आने जाने में कम टाइम लगेगा। और दूसरी चीज कि हम अपनी टेक्निक को बेहतर करें ताकि बहुत तेजी से वहां पर पहुंच पाए। और जो सबसे बेहतर तरीका है, अपने ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट को कॉलोनाइज करना। जैसे कि आज हम मंगल ग्रह पर देखें तो हर वैज्ञानिक संस्था वहां पर कॉलोनी बसाना चाहती है, क्योंकि मंगल ग्रह धरती के एकदम पास है। इसलिए वहां पर आना जाना एकदम आसान है और उसको कॉलोनाइज करना भी आसान है। और इसी तरीके से भविष्य में भी आसपास में ऐसे ग्रह को खोजा जाना बहुत जरूरी है जहां पे बहुत ही आसानी से प्लैनेट को कॉलोनाइज किया जा सके। अब ये तो हमने जान ही लिया कि आखिर एक्सो प्लैनेट पर हम कैसे जा सकते हैं, लेकिन अब बारी आती है कि आखिर हम कैसे जाने कि वो एक्सो प्लैनेट ही है जिस पर जीवन होगा। और क्यों हम एक्सो प्लैनेट का पता नहीं लगा सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि अगर किसी भी प्लैनेट पर जीव होंगे तो वो घास फूस तो खाते होंगे। उसके बाद जब वो मल करते हैं तब मीथेन गैस निकालते हैं। और अगर हमें किसी भी ग्रह पे मीथेन गैस होने की संभावना दिखाई देती है तो वैज्ञानिक उसे एलियन प्लैनेट या एक्सो प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि मार्स पर भी कुछ मीथेन गैस के कुछ अंश पाए गए थे। और वैज्ञानिक इसकी वजह से उम्मीद कर रहे हैं कि मार्स पर जीवन कभी ना कभी हुआ होगा। लेकिन बाद में पता चला कि जो रोवर मीथेन गैस को डिटेक्ट कर रहा था उसके अंदर से ही वो मीथेन गैस निकल रही थी। इसलिए मीथेन गैस जिस ग्रह पे होंगे वहां पर जीवन होने का सबूत नहीं है, क्योंकि मीथेन गैस सिर्फ जानवर के अंदर से नहीं बल्कि कई जगह से नेचुरल प्रोसेस से भी उत्पन्न होती है। जैसे कि जब रॉक्स गर्म पानी से नेचुरली इंटरैक्ट करते हैं तब भी वो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी कि किसी एक्सो प्लैनेट पर हमें मीथेन गैस की मौजूदगी का पता भी चले तो भी हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि वहां पर जीवन किसी रूप में मौजूद होगा। उसी तरह कुछ साल पहले HATP-26b नाम के एक एक्सो प्लैनेट को हमने डिटेक्ट किया था। ये एक स्मॉल नेपट्यून साइज का एक्सो प्लैनेट था जो कि अपने सूरज का चक्कर लगा रहा था। इसके एटमॉस्फेयर में हमने वाटर वेपर को डिटेक्ट किया। हमारी पृथ्वी पर जहां भी पानी मौजूद है वहां जीवन भी मौजूद है। क्योंकि उस ग्रह पर वाटर वेपर मौजूद था तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की तरह उस ग्रह पर भी जीवन मौजूद होगा? तो इसका जवाब है नहीं। हमारी पृथ्वी पे पानी होने का मतलब जीवन जरूर है, पर इस ब्रह्मांड में हर जगह ऐसा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में कई जगहों पर पानी जरूर से मौजूद है पर वहां पर जीवन के कोई भी ट्रेसेस मौजूद नहीं है। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक्सो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को और भी बेहतर तरीके से खंगालने में आसानी होगी और आने वाले टाइम में इसके जरिए हम काफी सारे नए एक्सो प्लैनेट खोजते रहेंगे और उनके एटमॉस्फेयर को भी बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। तो एक्सो प्लैनेट में सबसे पहले टारगेट होगा ट्रैपिस्ट फर्स्ट सिस्टम, क्योंकि इसमें 6 प्लैनेट स्पेशल जोन में मौजूद है। वो एक रेड ड्वार्फ का चक्कर लगा रहे हैं। एक्सो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के ओजोन, मीथेन और बाकी दूसरी ऐसी बायो गैसेस को डिटेक्ट करने में सक्षम है जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी है। पर जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि कोई भी बायोगैस सिग्नेचर हमें पक्के तौर पर ये नहीं बता सकता है कि किसी भी ग्रह पे जीवन है या नहीं, क्योंकि इनका निर्माण नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है। तो जॉन ली ग्रीनफेल्ड ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने बायो सिग्नेचर को बारी बारी से रिव्यू किया और जानने की कोशिश की कि कौन से एक्सो प्लैनेट पर किस बायो सिग्नेचर के मिलने पर हम उस पर जीवन के मौजूद होने की बात कर सकते हैं। उनका पहला टारगेट था मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2। पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन का आधार है। ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो इस समय आप सांस लेने में भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की खास बात यह है कि किसी एक्सो प्लैनेट पर बिना किसी सोर्स के भी हजारों सालों तक ये मौजूद रह सकता है। पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इसका निर्माण होता है, पर और भी दूसरे सिनेरियो है जिसकी वजह से
ये किसी एक्सोप्लैनेट पर मौजूद हो सकता है। जैसे कोई प्लैनेट अपने स्टार की वजह से अपना एटमॉस्फेयर को खत्म करने लगता है, तो वहां पर मौजूद हाइड्रोजन स्पेस में चली जाती है, पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वहां फिर भी बच जाती है। तो ऐसे प्लैनेट में भी हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को जरूर से डिटेक्ट कर पाएंगे। और कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लैनेट पर O2 की मौजूदगी भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि वहां पर जीवन मौजूद होगा। O3 यानी ओजोन लेयर की मौजूदगी भी हमारी पृथ्वी को खास बनाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्लैनेट पर अगर ओजोन मौजूद है तो उस पे जीवन मौजूद होगा? ये भी जरूरी नहीं है। वीनस और मंगल जैसे ग्रहों पर भी ओजोन लेयर मौजूद है, पर हमें वहां पर जीवन के संकेत नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम के आइस मून पर भी हमने ओजोन डिटेक्ट की है, लेकिन वहां पर भी कोई जीवन मौजूद नहीं है। इसलिए ओजोन की मौजूदगी भी ये साबित नहीं करती कि वहां पर जीवन मौजूद होगा। एक्सोप्लैनेट पर जिन बायो सिग्नेचर की तलाश हम कर रहे हैं, उसमें अगला नंबर आता है नाइट्रस ऑक्साइड का, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और पृथ्वी के नाइट्रोजन साइकिल में कंट्रीब्यूट करती है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में खास बात यह है कि सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके एटमॉस्फेयर में ये गैस पाई जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये केवल ऐसे ग्रहों में पाया जा रहा है जहां पर सिर्फ जीवन होगा, तो आप एक बार फिर से गलत है, क्योंकि ये भी नेचुरल तरीके से बन सकती है। वैज्ञानिकों ने जब ये जानने की कोशिश की कि शुरुआती दौर में इसका निर्माण किस तरीके से हुआ होगा, तो उन्होंने पाया कि उस समय पर पृथ्वी पर मौजूद सल्फर रिच ओशन ने जब नाइट्रोजन से इंटरैक्ट किया होगा, तब नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होगी। ये नाइट्रस सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि वीनस और मंगल ग्रह पर भी होगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ग्रह पे हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिलती है तो वहां पे दो संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि उस ग्रह पर जीवन हो सकता है, और दूसरा ये कि अभी ये प्लैनेट अर्ली स्टेज में है। बायो सिग्नेचर में अगला नाम है मीथेन, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और जैसा कि पहले ही बताया कि पृथ्वी पर मीथेन का निर्माण यहाँ पर मौजूद जानवरों की वजह से होता है, लेकिन टाइटन ग्रह पर देखें तो वहां पर मीथेन की लिक्विड ओशन भी मौजूद है। यानी कि मीथेन से भी हम किसी ग्रह पर जीवन होने की पुष्टि नहीं कर सकते। किसी ग्रह पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो तो हम उनके द्वारा एमिट किए गए पॉल्यूटेंट को डिटेक्ट करके उनका पता लगा सकते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट इसे टेक्नो सिग्नेचर कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर फॉलआउट और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पॉल्यूटेंट शामिल हो सकते हैं। ये सचमुच एक कारगर तरीका होगा दूसरे ग्रह पर एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढने का। पर इसके साथ परेशानी आती है कि हमसे कई लाइट ईयर दूरी पर मौजूद ग्रहों पर इन केमिकल का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। जीवन से परिपूर्ण ग्रहों को ढूंढने का एक ऐसा तरीका भी है जिससे हमें एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्कैन करने की जरूरत नहीं होती। अब देखा जाए तो पृथ्वी पर मौजूद वेजिटेशन 700 से 750 नैनोमीटर की रेंज की वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट करते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट इसे रेड एज कहते हैं, क्योंकि नियर इंफ्रारेड में अन्य सरफेस के कंपैरिजन में वेजिटेशन की रिफ्लेक्टिविटी 5 गुना बढ़ जाती है, जिसे ट्रेस करके ये पता लगा सकते हैं कि डिटेक्ट किए गए लाइट में वेजिटेशन है या नहीं। देखा जाए तो वेजिटेशन में मौजूद क्लोरोफिल ज्यादातर विजिबल लाइट को सोख लेते हैं, पर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर के लाइट के लिए ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। वेजिटेशन में मौजूद सेल्यूलर स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हर शेल एक रिफ्लेक्टिव कॉर्नर की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि इस समय हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप मौजूद नहीं है जो इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके, पर ये एनालिसिस करके कि प्लैनेट की लाइट अपने चांद पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, हम वेजिटेशन से भरपूर ग्रहों का पता लगा सकते हैं। अगर पृथ्वी की बात करें तो अपने शुरुआती दिनों में आर्कियन बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से ये ज्यादा पर्पल नजर आता होगा। जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप और डेवलप्ड होंगे तो हम इसे पहले के मुकाबले ना सिर्फ ज्यादा एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर रहे होंगे, बल्कि उन्हें और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। भले ही अभी तक हम किसी दूसरे प्लैनेट पर मौजूद किसी जीवन का पता नहीं लगा सके हैं, पर उम्मीद है आने वाले टाइम में हम ऐसा कर पाएंगे। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए सिर्फ लिक्विड वाटर, मेथेन गैस जैसी चीजों को ही डिटेक्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं। हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन कार्बन के बिना हो, वहाँ ऐसे प्राणी हो जो सांस लेने के लिए किसी दूसरी गैस का इस्तेमाल करते हो, या उन कंडीशन में सरवाइव कर जाते हो जिन कंडीशंस में हम सरवाइव नहीं कर सकते।
और बहुत से वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि उस ग्रह पर मौजूद एलियन हमसे बिल्कुल ही अलग होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि वहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी तो वहां के इंसान भी बहुत छोटे होंगे, क्योंकि ग्रेविटी के दबाव से लंबाई बढ़ नहीं पाती। और अगर वहां का ग्रेविटी बहुत ही कम हुआ तो वहां पर मौजूद एलियन की लंबाई हम आम इंसानों से ज्यादा हो सकती है, और उनका दिमाग भी हमसे कई गुना बेहतर हो सकता है, या फिर कई गुना कमजोर, और उनकी आंखें हमसे बड़ी भी हो सकती है और हमसे छोटी भी। फिर भी चाहे जो भी हो, ये एलियन और एक्सोप्लैनेट की खोज का सफर एक सुनहरा सफर है, जहां पर हमें बहुत से राज जानने को मिलेंगे। बहुत से स्ट्रगल होंगे, पर इंसान उन हर चुनौतियों को पार करके किसी नए ग्रह की खोज कर निकालेगा जहां पर हम रह सके। तो आज का सफर, आज की जर्नी बस इतनी ही। अगर infinitystream.tv की ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि ऐसी नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही हमारी लाइब्रेरी में और भी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज है, जैसे ही आपको टाइम मिले एक्सप्लोर कीजिए। तो रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही।